नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज में। आज का जो अपना टॉपिक है, कल तो हमने सिर्फ ट्राई के तौर पे बनाया था। अब हम ऐसे टॉपिक सामने लेकर के आ रहे हैं जो रीट की परीक्षा, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, इन सब के लिए कॉमन है और सब में बहुत ज्यादा सहयोग करने वाले टॉपिक हैं सारे। आज हम राजस्थान का इतिहास शुरू कर रहे हैं। आज गुर्जर प्रतिहार वंश से शुरू करेंगे और लास्ट तक राजस्थान के एकीकरण तक पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास पढ़ाएंगे। अतः आप कक्षाओं के साथ में जुड़े रहें, हमेशा पढ़ते रहें ताकि आपके सारे टॉपिक क्लियर होते रहें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है या क्या क्या पढ़ाना है, कौन सी कमियां हैं, वो भी सारी चीजें बताते रहना। जैसे इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश जो पढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भले वो पटवार हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, टीचर ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी के अंदर ये टॉपिक रहता है। एसएससी लेवल की जो इंडिया लेवल जो एग्जाम होती है उनमें भी ये टॉपिक तो रहता ही है और बहुत बड़ा इसका कोई सिलेबस नहीं है। आसानी से कोई सन, तिथि, कोई युद्ध, इस प्रकार की कोई याद करने की ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। सीमित सिलेबस में है। हम छोटी छोटी 2 कक्षाओं में इनको पूरा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की जहां तक बात करते हैं, ये राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार वंश है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो एक इतिहासकार हुए हैं, गोपीनाथ शर्मा ने बताया है कि 6वीं शताब्दी से पूर्व, 6ठी शताब्दी से पूर्व ना तो राजस्थान नाम का कोई राज्य था, ना राजस्थान नाम की कोई इकाई थी। केवल था तो राजस्थान के अंदर जो जिसको बोलते हैं मरु प्रदेश, उस मरु प्रदेश के अंदर मारवाड़ के अंदर और एक प्रदेश था जिस प्रदेश को बोलते थे गुजरात प्रदेश। ये गुजरात प्रदेश है, ये राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी इलाका है। दक्षिणी पश्चिमी इलाके को गुजरात प्रदेश के नाम से जाना जाता था और उस गुजरात प्रदेश के अंदर और जो शासन करने वाले जो लोग थे उसको प्रतिहार कहा गया। जैसे देखो 2 शब्द हैं, एक गुर्जर और एक प्रतिहार। वैसे गुर्जर भी एक जाति विशेष नाम है और राजस्थान में मरु प्रदेश में गुजरात प्रदेश नाम का एक इलाका था जिसको गुजरात प्रदेश कहा गया। प्रतिहार जो शब्द है, प्रतिहार शब्द भी ये किसी जाति या पद का प्रतीक है। पद, प्रतिहार अर्थात एक प्रकार का, जैसे हम कहते हैं द्वारपाल, चौकीदार, अर्थात राजमहलों में रक्षक के रूप में जो काम करने वाले होते थे उसको क्या कहा जाता था? प्रतिहार। आगे चल करके ये जो गुजरात प्रदेश था, उस गुजरात प्रदेश के अंदर ये जो प्रतिहार थे, इन प्रतिहारों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। तब जाकर के इस प्रदेश को साथ में जोड़ते हुए और इसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से इतिहास में ये प्रसिद्ध हो गए। अब ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो इतिहास है, इसके इतिहास की जानकारी अपने को कहां से मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के अंदर मुश्किल से महत्वपूर्ण 20 या 25% महत्वपूर्ण है जो आज तक की सभी परीक्षाओं में उन्हीं में से कोई न कोई करते हुए परीक्षा में आता है। लेकिन इसके इतिहास के स्रोत की बात करें तो
मैं लिखता हूं घटियाला शिलालेख। क्या है? घटियाला शिलालेख। ये घटियाला शिलालेख जोधपुर के अंदर मंडोर में है। ये घटियाला शिलालेख जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, जो कक्कुक नाम का जो शासक हुआ था, उसने ये जो शिलालेख लिखवाए थे। इन शिलालेखों के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। एक जोधपुर का बोक शिलालेख है। बोक शिलालेख से भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। तथा इतिहास के अंदर हमने पढ़ा है बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट जो सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी था, इस बाणभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था हर्षचरित्र, और उस हर्षचरित्र के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन है। हर्षचरित्र में उसका वर्णन है। और हर्ष के समय जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था, ये चीनी यात्री ह्वेनसांग, और उसने अपने भारत यात्रा वर्णन, जो उसका जो ग्रंथ था CU की जो उसका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार वंश और उसके साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया है उसने। और उसने गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसकी उत्पत्ति स्थान उसने भीनमाल बताया है। कहां बताया? भीनमाल, जो अब जालोर जिले में है भीनमाल। और भीनमाल को उसने किस नाम से संबोधित किया है? पीलोमोलो। क्या कहा? पीलोमोलो के नाम से उसने संबोधित किया है। इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के स्रोत कौन से हो गए? घटियाला शिलालेख हो गया, जोधपुर का बोक शिलालेख हो गया, बाणभट्ट का हर्षचरित्र ग्रंथ है वो हो गया, और ह्वेनसांग का यात्रा वर्णन CU की हो गया। और उसके बाद में यदि महत्वपूर्ण और जानकारी यदि देखी जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का स्रोत मुहैणोत नैनसिरी ख्यात, मुहैणोत नैनसिरी ख्यात, जिसका रचयिता मुहैणोत नैनसी ही था, जिसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुहैणोत नैनसी को, मुहैणोत नैनसी का जो ग्रंथ मुहैणोत नैनसिरी ख्यात जो है, उसके अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का वर्णन है। कितनी शाखाओं का वर्णन है? 26 शाखाओं का वर्णन है। ये याद रखने वाली बात है। उसने 26 शाखाओं का वर्णन किया है। उसके अलावा यदि और इसकी जानकारी देखी जाए तो दक्षिण भारत के अंदर बादामी के चालुक्य वंश के जो शासक थे, जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था। कौन सा अभिलेख लिखवाया? ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी है। इस प्रकार से अपने को ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का स्रोत नहीं है, या कौन सा गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का स्रोत है, तो ऐसी चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो आगे, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ? कहते हैं राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति स्थल भीनमाल, जालोर का जो भीनमाल है, उसको गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का स्रोत भी तो है, और गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्पत्ति स्थल भी यही माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब 6ठी शताब्दी चल रही थी, उस टाइम की बात है, गुर्जर प्रदेश के अंदर, कौन से प्रदेश में? गुर्जर जो प्रदेश था, उस गुर्जर प्रदेश के अंदर, और एक ब्राह्मण विद्वान था
एक ब्राह्मण विद्वान था, जिस ब्राह्मण विद्वान का नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण विद्वान था। उस ब्राह्मण विद्वान के दो रानियां थी। एक रानी तो उसकी ब्राह्मण थी और दूसरी रानी क्षत्रिय थी। अब ये जो हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र की रानी एक ब्राह्मण थी, एक क्षत्रिय थी। हरिश्चंद्र को एक रोहिल्दी के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है हरिश्चंद्र। और याद रखना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर महत्वपूर्ण, पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और कई परीक्षाओं में आया भी है। 2011-12 की सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र है। इसको संस्थापक भी माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष उसको माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष इसको माना जाता है, जिससे गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हुई। और कैसे होती है? ये जो राजा हरिश्चंद्र था, इसके दो रानियां थी, एक ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रिय। अब जो ब्राह्मण रानी थी, ब्राह्मण रानी की संतान तो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्रिय रानी की संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। अब ये जो क्षत्रिय रानी की जो संतानें थी, ये आगे चल करके गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य स्थापित किया। अब वो देखो कौन कौन थे। सबसे पहली बात तो आप ये बात जरूर याद रखना कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष किसको कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन है। रोहिल्दी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो आगे, अब ये जो राजा हरिश्चंद्र जो था, राजा हरिश्चंद्र की क्षत्रिय रानी जो थी, उस क्षत्रिय रानी का नाम था भद्राणी। क्या नाम था? भद्राणी नामक था। और इस भद्राणी के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 4 पुत्र हुए। इन चारों का नाम आप इस प्रकार से याद रख लो, एक ही नाम याद रख लो। 4 पुत्र थे। एक का नाम था भोगभट्ट, दूसरे का नाम था कद्दक, तीसरे का नाम था रज्जिल और चौथे का नाम था दह। भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह, कितने 4 हो गए ने। अब इनमें से भोगभट्ट, कद्दक और रज्जिल और दह, ये चारों, इन चारों ने क्या किया, जोधपुर के पास में जो मंडोर है, मांडव्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। ये जो मंडोर थी, इस मंडोर के ऊपर इसने अधिकार किया। किसने? इन चारों भाइयों ने मिलकर के, चारों भाइयों ने मिलकर के मंडोर के ऊपर इसने अधिकार किया, मंडोर को जीता और मंडोर के चारों ओर उसने 4 दीवारी बनाई। ये काम किया। इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वंश की एक राजधानी उसने स्थापित की। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थायी उसने मूल निवास तय किया और वो मंडोर में रहने लगे। आगे चल करके क्या होता है, इन चारों भाइयों में एक तो दह है, कद्दक और भोगभट्ट, इन तीनों की राजकाज के कार्य में कोई रुचि नहीं थी और ये तीनों मंडोर को छोड़ करके कहां चले जाते हैं, हिमालय की तराई में चले जाते हैं। किरात प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था हिमालय उस टाइम पर, ध्यान रखना, किरात प्रदेश, किरात प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। वहां हिमालय की तराई में चले गए और ये इसने ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। अब बचा कौन? रज्जिल बचा। रज्जिल बचा और रज्जिल ने मंडोर के अंदर और गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य की स्थापना। अब देखो प्रश्न यहां बन गया
कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? राजा हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य की स्थापना किसने की? रज्जिल ने की। और रज्जिल ने इस मंडोर के अंदर क्या काम करता है? मंडोर के अंदर एक मंदिर बनाता है, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर। महामंडलेश्वर महादेव मंदिर बनवाया उसने। कहां बनवाया? जोधपुर में बनवाया। इतिहास में ये जो जहां मंदिर बनवाया इसका नाम आता है रोहिस्तूप नगर। क्या नाम आता है? रोहिस्तूप नगर। ये रोहिस्तूप नगर जोधपुर का ही पुराना नाम है। और उसने महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। और मंदिर बनवाने के बाद में इनसे खुश हो जाता है इसके दरबार में रहने वाला एक ब्राह्मण। इसके दरबार में एक नरहरि, क्या नाम है? नरहरि नाम का ब्राह्मण रहता था। और उसने उसको राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि। प्रश्न ये बन जाता है कि रज्जिल को राजा की उपाधि किसने दी? नरहरि ने दी। प्रश्न ये भी बनता है कि रज्जिल ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर कहां बनवाया? या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि रोहिस्तूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? रज्जिल ने बनवाया। ठीक है। अब रज्जिल के बाद में रज्जिल शासन किया, अच्छा शासन किया उसने। अपनी शक्तिशाली राजधानी बनाई, मंडोर पर अधिकार किया। रज्जिल के बाद में रज्जिल का बेटा था नरभट्ट। कौन आता है? नरभट्ट। ये नरभट्ट रज्जिल का बेटा था जिसने ये ध्यान रखना, उसने पीला पानी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? पीला पानी की उसने उपाधि धारण की। और ये उपाधि धारण करके इसने रोहिस्तूप नगर के अंदर और विष्णु मंदिर बनवाया। उसने तो रोहिस्तूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर बनवाया और इसने रोहिस्तूप नगर के अंदर विष्णु मंदिर बनवाया। हवेनसांग जो है, हवेनसांग ये जो नरभट्ट है, इस नरभट्ट को एक दूसरा नाम दिया है पेल्लोपेल्ली। क्या नाम दिया है? पेल्लोपेल्ली के नाम से। और उसने अपने यात्रा वर्णन में उसका वर्णन किया है। ये पेल्लोपेल्ली किसको कहा गया है? इसी नरभट्ट को ही उसने को पेल्लोपेल्ली कहा गया है। और उसने पीला पानी की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, पीला पानी की जो उपाधि है उसका अर्थ क्या है? गुरु और ब्राह्मणों को आश्रय देने वाला, ये इसका अर्थ है। ये इसने उपाधि धारण की। और नरभट्ट के बाद में नरभट्ट का पुत्र और रज्जिल का पोता, नरभट्ट का पुत्र और रज्जिल का पुत्र शासक बनता है नागभट्ट प्रथम। कौन शासक बनता है? नागभट्ट प्रथम। ये नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ये शासक बनता है कौन? नागभट्ट प्रथम, जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ये नागभट्ट प्रथम शासक बन गया। कहां का? मंडोर का शासक बना। लेकिन कुछ ही समय बाद में और नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? मेड़ता को जीता। मेड़ता को जीता और मेड़ता को जीत करके और उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। सबसे पुरानी राजधानी मंडोर, गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे पुरानी, सबसे शक्तिशाली राजधानी थी मंडोर। और गुर्जर प्रतिहार वंश की दूसरी राजधानी कहां बन गई? मेड़ता। मेड़ता राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने बनवाई। इसने मेड़ता को राजधानी बनाया
और मेड़ता को राजधानी बनने से क्या हो जाता है, मंडोर से गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा अलग हो जाती है, क्योंकि नागभट्ट प्रथम है ये आ जाता है मेड़ता, और मेड़ता के बाद में ये जालोर चला जाता है। जो इसके बाद की जो बातें हैं वो हम जालोर की शाखा में इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन नागभट्ट प्रथम को एक बार हम यही बीच में छोड़ देते हैं। आगे नागभट्ट प्रथम जालोर की शाखा में का संस्थापक यही है, जालोर में भी राजधानी इसी ने बनाई है, इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहां मंडोर में, ये तो मंडोर से आ गया, अब मंडोर में शासन कौन करेगा, हम मंडोर की शाखा पढ़ रहे हैं, तो मंडोर में शासन कौन करेगा। मंडोर के अंदर नागभट्ट प्रथम है, इसके दो बेटे थे, एक का नाम था भोज और दूसरे का नाम था तात। तात जो था इसका राज्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये तो वैराग्य बन गया, वैराग्य जीवन धारण कर लिया। भोज है, ये भोज शासक बनता है, भोज ने शांति प्रिय शासन किया, भोज की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन भोज के बाद में शासक बनता है शिलुक, शिलुक नाम का शासक बनता है, ये मंडोर का शासक बना। शिलुक ने शासक बनकर के क्या किया, शिलुक ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। मंडोर के अंदर सिद्धेश्वर नामक मंदिर किसने बनवाया था, शिलुक ने बनवाया था। शिलुक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, देखो गुर्जर प्रतिहार वंश में बहुत कम प्रश्न है, राजाओं की बहुत कम उपलब्धियां हैं, जितनी हैं उतनी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसने सिद्धेश्वर मंदिर बनवा दिया। अब शिलुक के बाद में शासक बनता है झोट प्रतिहार। कौन शासक बनता है, झोट प्रतिहार। झोट प्रतिहार का मुख्य प्रश्न ये बनता है कि ये संगीत व कला का ज्ञाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश में एकमात्र शासक ये ऐसा है जो संगीत और कला का ज्ञाता था। गुर्जर प्रतिहारों में एकमात्र ऐसा शासक है जो वीणा वादक था। ये याद रखना, कौन सा शासक वीणा वादक था, ये झोट प्रतिहार वीणा वादक शासक था। इसका सिर्फ यही प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। झोट प्रतिहार के बाद में शासक बनता है कक। क्या नाम है उसका, कक। और कक का काम क्या है, कक व्याकरण एवं ज्योतिष का ज्ञाता। व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता एकमात्र गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, कक था, जो व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था। अब इसके बाद में दो शासक और भी हैं, यहां से बताता हूं। इसके बाद में शासक आता है बावुक। कौन शासक आता है, बावुक नामक है वो शासक बनता है। बीच में भिलादित्य भी बनता है कुछ दिनों के बाद लिए, और बावुक बनकर के बावुक ने क्या किया, बावुक ने मंडोर के अंदर और प्रशस्ति लगवाई। उसने मंडोर के अंदर प्रशस्ति लिखवाई। इसने मंडोर की जो प्रशस्ति है, मंडोर प्रशस्ति के नाम से जो फेमस है, ये प्रशस्ति लिखवाने का काम किसने किया, बावुक ने किया। और बावुक के बाद में शासक आता है कक्कुक। और ये कक्कुक कहते हैं कि मंडोर का अंतिम महान शासक था ये। कक्कुक ने काम क्या किया, कक्कुक के समय और घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेखों की रचना हुई। घटियाला शिलालेख 2 हैं, जो प्राय कहते हैं 861 ईस्वी के घटियाला शिलालेख लगे हुए हैं मंडोर में। जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के सबसे बड़े स्रोत हैं, वो कक्कुक के समय लिखवाए गए।
और उसी के समय कहते हैं कि मंडोर के अंदर 2 स्तंभ बनवाए गए। वो स्तंभ और ये शिलालेख कक्कुक के समय लगे। कक्कुक के बाद में एक शासक बनता है इंदा प्रतिहार। आगे चल करके काफी समय निकल जाता है उसके बाद में। ये जरूरी नहीं कि इतने ही शासक बने, बीच में कमजोर कई शासक और भी बनते हैं जिनका कोई इतिहास कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। इंदा प्रतिहार शासक बनता है। ये कहते हैं कि मंडोर का अंतिम शासक था। मंडोर शाखा, गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा का ये अंतिम शासक था इंदा प्रतिहार। और इंदा के समय क्या हुआ, बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए। इंदा के समय बाहरी आक्रमण, अरब देशों के आक्रांता यहां पर आक्रमण करने लगे। इंदा प्रतिहार मंडोर को सुरक्षित नहीं रख सका। इंदा कमजोर था। इंदा सोचा कि अब हम मंडोर को सुरक्षित नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में और इंदा प्रतिहार ने मदद मांगी किससे, राठौड़ों से, मारवाड़ के राठौड़ों से इसने मदद मांगी। और मारवाड़ का राठौड़ वंश का शासक था एक चूड़ा राठौड़। क्या नाम है, चूड़ा राठौड़। चूड़ा राठौड़ से इंदा प्रतिहार ने मदद मांगी और इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किया किससे, चूड़ा राठौड़ से। इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा राठौड़ से किया और मंडोर को इसको दहेज में दे दिया। अब मंडोर को दहेज में देते ही पहले मंडोर के ऊपर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था और मंडोर को दहेज में देते ही दहेज में किसके आ गई, राठौड़ों के। और उसके बाद में मंडोर पर अधिकार किसका हो गया, राठौड़ों का। और राठौड़ वंश की राजधानी हो जाती है कहां, मंडोर हो जाती है। अब पहले तो मंडोर गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन राजधानी थी और अब राठौड़ों की राजधानी हो गई। और मंडोर के अंदर जो चामुंडा माता मंदिर जो है, ये चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी थी, जिसका मंदिर मंडोर में था, जो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी थी। जब मंडोर ही दहेज में दे दिया गया तो चामुंडा माता भी राठौड़ों के दहेज में चली गई। अब चामुंडा माता को राठौड़ भी अपनी कुल देवी मानते हैं और मंडोर से बाहर फिर जोधपुर में भी अलग से मंदिर बनाया गया, चामुंडा माता का मंदिर। शेष आगे गुर्जर प्रतिहार वंश की जो जालोर शाखा है, भीनमाल जो शाखा है, उज्जैन जो शाखा है, कनौज जो शाखा है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।